हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में स्वागत करता हूं। आज हम भौतिकी के चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र प्रकाश का प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण को पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित 2 वीडियो मैंने बना दिया है इस चैप्टर से संबंधित, और ये तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले मैंने मानव नेत्र के बारे में, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। और लास्ट आज जो देखेंगे, आज जो इस वीडियो के माध्यम से जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि प्रिज्म क्या होता है कि 7 रंग को नहीं उत्पन्न करता है, बल्कि श्वेत प्रकाश ही 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसको हम प्रयोग द्वारा देखेंगे। उसके बाद रंगीन पट्टी यानी स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति किस कारण होती है, ठीक ना, इस कारण को समझेंगे। उसके अलावा और कौन कौन टॉपिक देखेंगे, इंद्रधनुष के बारे में देखेंगे, फिर प्रकाश का प्रकीर्णन देखेंगे। उसके बाद जो प्रकाश का 7 रंग का विभिन्न रंगों का जो प्रकीर्णन होता है उसको इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को और स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और पर्यावरण संरक्षण करें, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे को लगाएं और पशु पक्षी को खाना दें। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला देखेंगे कि प्रयोग द्वारा दिखाएं कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो एक जैसा होगा क्या कि लास्ट क्लास में मैंने देखा था कि जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरी ओर 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा कंक्लूजन होगा कि क्या श्वेत प्रकाश सही में 7 रंगों का मिश्रण होता है, या ऐसा तो नहीं कि वो प्रिज्म का कुछ ऐसा कमाल हो कि प्रिज्म में कुछ ऐसा गुण होता हो जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी रंग को 7 रंग में परिवर्तित कर देता हो। इसी को एक प्रयोग द्वारा हम देखेंगे कि क्या ये सही है या गलत। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, तो प्रिज्म के दूसरी ओर हमको 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। फिर इस रंगीन पट्टी को क्या करते हैं, पर्दे पे उतारते हैं। ठीक है, एक पर्दे पे उतारते हैं, जिस पर्दे में एक छोटा सा छिद्र हम लोग कर देते हैं। ठीक है, यानी 7 रंग का पट्टी 7 रंग की जो पट्टी प्राप्त होती है, यानी जो 7 रंग हमें प्राप्त होता है, उसको एक पर्दे पर उतारते हैं। उसको पर्दे में एक छिद्र होता है, उस छिद्र से, ठीक ना, पहले लाल रंग का जो किरण होता है उसको पास कराते हैं। मतलब एक एक करके 7 रंग के, ठीक ना, उस छिद्र से पास कराना है। तो सबसे पहले लाल रंग को पास कराते हैं। फिर उस पर्दे की दूसरी ओर, ठीक है, एक और प्रिज्म हम लोग रखेंगे। तो जब 7 रंग का जो पट्टी पर्दे पर प्राप्त हुआ, उसमें से जब लाल रंग को, ठीक ना, उस छिद्र से पार कराकर फिर उस प्रिज्म से, दूसरे वाले प्रिज्म से गुजारते हैं, तो हमको दूसरी ओर क्या मिलता है कि 7 रंगों की रंगीन ऐसी कुछ पट्टी नहीं मिलती है। सिर्फ हमको ये मिलता है कि वो क्या होती है, आधार की ओर मुड़ जाती है। इसी तरह एक एक करके सभी जो और बचे हुए 6 रंग हैं उसको हम लोग उस पर्दे के छिद्र से होकर गुजारते हैं, और दूसरे जो प्रिज्म है उससे होकर गुजारते हैं। तो क्या देखते हैं कि 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त नहीं होती है, बल्कि वो आधार की ओर मुड़ के रह जाती है। तो इससे क्या लगता है कि श्वेत प्रकाश ही है 7 रंगों का मिश्रण, ना कि प्रिज्म ऐसा उसमें गुण है कि वो 7 रंग उत्पन्न कर सकता है। अगर सोचिए कि प्रिज्म अगर 7 रंग उत्पन्न कर सकता था, तो उस प्रिज्म से हम किसी रंग को भी अगर गुजारते हैं तो 7 रंगों का मिश्रण दूसरी ओर मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा प्रयोग करने पे हो नहीं रहा है, क्योंकि जब श्वेत प्रकाश ही सिर्फ प्रिज्म से होकर जाती है तो 7 रंगों का मिश्रण होती है। लेकिन इसके अलावा और किसी रंग को देख रहे हैं तो वो 7 रंगों का मिश्रण यानी पट्टी प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको प्रयोग में देखते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि एक प्रिज्म लेकर, ठीक ना, एक प्रिज्म लेकर उससे श्वेत प्रकाश को, ठीक ना, गुजारते हैं। तो देखिए एक प्रिज्म ले लिए जिससे श्वेत प्रकाश को गुजारे, ठीक। प्रिज्म के दूसरी ओर 7 रंग की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। अब देखिए श्वेत रंग को जब गुजारे तो इसको दूसरी ओर क्या 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त हुई। ये रेड और ये आपका बैगनी कलर, ये लाल और बैगनी। अब बीच में और जो भी कलर है वो सब इसमें बीच में होगा ही, ठीक है, तो उसको नहीं दिखाए हैं। समझ जाइए कि इसके बीच में और भी कलर है, यानी 7, तो 5 कलर और उसके बीच में है, रंग है। अब देखिए दूसरी ओर हमको रंग श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे, प्रिज्म के दूसरी ओर 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त हो गई हमको। उसके बाद क्या करते हैं कि इन 7 रंग, ठीक ना, को एक
पर्दे पर उतारा जाता है। ठीक है, एक ये देखिए एक पर्दा मैंने बनाया है, एक पर्दे पर उतारा जाता है। उसके बाद एक छोटा सा छिद्र होता है। इस पर्दे में क्या होता है, इस पर्दे में एक छोटा सा छिद्र होता है। देखिए एक होल है, छिद्र है। ठीक, सबसे पहले इस छिद्र से लाल रंग को गुजारा जाता है। यानी सबसे पहले क्या, लाल रंग सबसे ऊपर होता है, तो लाल रंग को पहले गुजारते हैं। ठीक है, बाकी सब तो नहीं, कि छोटा सा छिद्र है, बाकी सब तो इस पर्दे पे रुका हुआ रहेगा, ये लाल रंग गुजरेगा। फिर लाल के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, तो फिर दूसरा वाले कलर, फिर दूसरा वाले, फिर दूसरा, इस तरह से करके सब कलर को इस छिद्र से, सब रंग को इस छिद्र से गुजारते जाना है। तो सबसे पहले लाल रंग के किरण को गुजारेंगे। ठीक, इस किरण के सामने एक दूसरा प्रिज्म, ठीक ना, एक दूसरा प्रिज्म रख दिया जाता है जो, ठीक, अब इस पर्दे के सामने एक दूसरा प्रिज्म देखिए रख दिया जाता है, मैंने रख दिया है, प्रिज्म रख दिया जाता है। दूसरे प्रिज्म से जब लाल रंग की किरण, ठीक है, गुजरती है तो केवल आधार की ओर मुड़ कर रह जाती है। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, जब इस पर्दे से लाल रंग की किरण को मैंने गुजारा, तो दूसरा जो प्रिज्म है उससे जब लाल रंग की किरण गुजरी तो दूसरी ओर सिर्फ और सिर्फ, देखिए ये क्या है, आधार इसका है, तो ये आधार की ओर क्या होती है, मुड़ के रह जाती है। मान लीजिए ये थोड़ा सा इधर जाना चाहिए था और ये ऐसे हो जाती है। ठीक, ये इधर होना चाहिए था, तो ये क्या होती है, ये सिर्फ और सिर्फ आधार की ओर मुड़ के रह जाती है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त हुई, जैसे यहाँ पे सफेद प्रकाश पास कराने पे प्रिज्म के दूसरी ओर 7 रंगों की रंगीन पट्टी हमें प्राप्त हुई थी, उस तरह का वैसा यहाँ कुछ देखने को मिल नहीं रहा है कि जब मैंने लाल रंग को जब किरण को पास कराया तो इस प्रिज्म के दूसरी ओर कोई 7 रंगों की रंगीन पट्टी नहीं प्राप्त हो रही। यहाँ कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला, सिर्फ मिला कि आधार की ओर मुड़ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो अन्य बचा हुआ रंग है उसको भी, ठीक, अन्य रंगों में विभक्त नहीं, मतलब कि 7 रंगों में विभक्त नहीं। अब क्या करते हैं, यही प्रयोग बारी बारी से, ठीक ना, सभी रंगों के साथ हम करते हैं। ठीक, सभी रंगों के साथ करेंगे, हर बार हम यही पाते हैं। ठीक है, यानी जो भी बचा हुआ रंग है उसके साथ भी अगर हम लोग फिर बारी बारी से अगर ये विधि को प्रयोग करेंगे, यानी इस छिद्र से गुजारेंगे, तो हर बार हम यही पाएंगे जो लाल रंग के साथ हमको होगा कि श्वेत रंग की कोई रंगीन पट्टी नहीं प्राप्त होगी, रंगों में विभक्त नहीं होगा, सिर्फ केवल आधार की ओर मुड़ के रह जाएगी। तो रंग किरण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह केवल आधार, ठीक है, आधार 2 बार लिखा गया, आधार की ओर, ठीक है, मुड़ कर रह जाती है। अन्य रंगों में ये विभक्त नहीं होती है। समझ गए। अब इस प्रयोग से पता चलता है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि श्वेत प्रकाशी 7 रंगों की मिश्रण होती है। तो इस प्रयोग द्वारा यह साबित हो जाता है कि श्वेत प्रकाशी 7 रंगों का मिश्रण होता है, ना कि, ठीक है, वही होता है, ना कि प्रिज्म उस श्वेत यानी 7 रंगों के उत्पन्न करती है। अगर ऐसा होता दोस्तों तो सोचिए, प्रिज्म से अगर किसी भी रंग को हम गुजारते हैं तो 7 रंगों का मिश्रण देना चाहिए, दूसरी ओर प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, सिर्फ ये श्वेत प्रकाश के ही मतलब मामले में हो रहा है। इसका मतलब कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो आप लोगों को उम्मीद है हमको कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये प्रयोग, ये प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है कि रंगीन पट्टी स्पेक्ट्रम उत्पन्न क्यों होती है। अब यहाँ पर हम देख लिए कि श्वेत प्रकाश, ठीक है, जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो दूसरी ओर 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। तो दिमाग में ये भी एक पॉइंट आएगा, एक बिंदु आएगी कि अगर ये श्वेत रंग प्राप्त हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, 7 रंग में आखिर ये विभक्त क्यों हो रहा है। सोचने वाली बात है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उस पर जितना मनन कर सकते हैं, जितना चिंतन कर सकते हैं, उसके बारे में जितना आप गहराई में डूब के उसके बारे में सोच सकते हैं, सोचिए। क्योंकि साइंस होता क्या है कि बस कोई हमें बता दिया, हम याद कर लिए, ऐसा नहीं। उससे पूछिए या खुद सोचिए, खुद ढूंढिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, फैक्ट के पीछे जाइए। तो उसके बाद देखिए, तो ये प्राप्त हो रहा है तो क्यों प्राप्त हो रहा है, उसी को अभी देखेंगे कि ऐसा होता क्या है। तो इसको समझिए, होता क्या है, सब हम लोग अभी देख लिए कि श्वेत रंग को जब प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो प्रिज्म के दूसरी ओर 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि 7 रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, 7 रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, जिसमें लाल रंग जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और जो बैगनी कलर होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो देखिए, लाल रंग जो सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वो ऊपर में मिलता है और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम वो नीचे मिलता है। तो ये ऊपर में मिलता है, ये नीचे में मिलता है। इसका भी कारण अभी हम बताने वाले हैं आपको, इसका कारण क्या है।
तो इसमें होता क्या है कि जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक है उसका विचलन कम होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक है उसका विचलन कम होता है उस रंग का, और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम है उस रंग का विचलन अधिक होता है। विचलन कहने का मतलब मुड़ाव। जैसे समझिए, ये प्रिज्म हो गया, ठीक है, श्वेत प्रकाश जा रहा है। अब यहां से समझिए कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है तो उसका विचलन कम होगा। विचलन कम होगा कहने का मतलब ये तो विचलन नहीं, मतलब मुड़ेगा नहीं, ये आपको एज वेल एज ये चली जाएगी, मतलब इसी तरह चली जाएगी, इसका विचलन नहीं हुआ, नहीं मुड़ाव नहीं हुआ। और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ठीक ना कम होता है उसका विचलन अधिक होता है। विचलन कहने मतलब वो अधिक मुड़ेगा। तो ये लाल वाला मान लीजिए रेड, तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो विचलन नहीं हुआ। उसके बाद ये देखिए बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम तो ये विचलन ज्यादा हुआ, तो ये ज्यादा तिरछी होके जाएगी, ठीक है, ये बैगनी वाली। उसी तरह सातों रंग का तरंग दैर्घ्य अलग होता है तो सातों रंग का विचलन भी क्या होगा, अलग अलग तरीके से होगा। तो विचलन अलग अलग होगा, तो कोई इधर से जाएगा तो कोई इधर से जाएगा तो कोई यहां से जाएगा, मतलब सबसे कम ये है, सबसे अधिक ये, बाकी जो बच गया ठीक इसके बीच से ही होके जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक रंगीन पट्टी प्राप्त होगी हमें। ठीक है दोस्तों, क्या होगी, रंगीन पट्टी प्राप्त होगी। तो आपको समझ में आ गया कि आखिर ये ठीक ना रंगीन पट्टी क्यों मिलती है। बस आपको यही इसका यही कॉन्सेप्ट है, यही विधि है कि इसमें होता कुछ नहीं, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि विभिन्न रंगों का तरंग दैर्घ्य अलग होता है। जिस रंगों का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन कम होता है, और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका विचलन अधिक होता है। इस पे भी और बताने वाले हैं। और एक एग्जाम्पल से भी समझिए कि आप देखते हो कि ज्यादातर सिग्नल वगैरह में या रेलवे लाइन ये सब में क्या होता होगा, सिग्नल के तौर पे ज्यादातर रेड कलर का यूज होता है, मतलब जब स्टॉप के लिए तो रेड कलर होता है क्योंकि हमको दूर से दिख जाता है। तो दूर से हमको रेड कलर क्यों दिख जाता है, तो जस्ट इसी विधि, इसी कॉन्सेप्ट, इसी विधि पे है, ठीक ना, वो बात निर्भर कर रही है कि जो रेड कलर है उनको दूर से अधिक दिख जाती है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस से हमको रेड कलर दिख जाएगी, वही उसके मुकाबले दूसरे रंग के लाइट को, बत्ती को अगर हम देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा। रीजन समझिए, इसका रीजन देखिए क्या होता है, बस इसी चीज पे है, आपको मैं समझा देता हूं, उसका भी आप लोग समझ जाइएगा। तो मानिए यहां पे एक बंदा है, एक आदमी है, ठीक है, ठीक है, और यहां पे आपका ठीक कोई पोल है जिसपे लाइट लगा हुआ है, रेड कलर का लाइट। अब क्या होता है, इसका तरंग दैर्घ्य तो कम होगा, तो इसका तरंग दैर्घ्य यानी विचलन नहीं होगा, ये सीधे जाएगा, सीधे मान लीजिए जाएगा, मान लीजिए सीधे इस तरह से गया, ठीक, इसके आंख तक जाएगा, मतलब इसको दिखेगा। अब जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा वो क्या होगा, अगर इस और बाकी का तरंग दैर्घ्य अलग होता है तो ये कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, इधर हो जाएगा, इधर, तो क्या होगा, ये छिप जाएगा। छिप जाएगा कहने का मतलब इसका अच्छे से नहीं दिखेगा, लेकिन तरंग दैर्घ्य इसका अधिक होने के कारण इसका क्या होता है, विचलन बहुत कम होता है, जिस वजह से हमको लाल रंग की ठीक ना किरणें दूर से ही दिखाई पड़ती है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जहां भी खतरे का आशंका होती है वहां रेड कलर से कर दिया जाता है। अगर देखते होंगे कहीं खतरे का हो तो वहां पे रेड कपड़ा दिखाया जाता है ताकि उसको दूर से दिखाई पड़े और कोई कलर नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। इसीलिए रेड कलर को खतरे के रूप में रखा गया है, सावधानी, क्योंकि लोगों को दूर से पता चल जाए। अब चलिए इसको और अच्छे से देख लेते हैं। तो होता क्या है कि श्वेत प्रकाश जब 7 रंगों का मिश्रण होता है, अब इस 7 रंगों का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है, अभी जैसे मैंने बताया, और बैंगनी का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। उसके बाद जिस श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जिस रंग का तरंग दैर्घ्य, ठीक ना, जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका, ठीक है, विचलन कम होता है। अब जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक उसका विचलन कम। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि जिस रंग का अगर तरंग दैर्घ्य अधिक है तो उसका विचलन क्या होगा, अधिक होगा, कम होगा, मतलब मध्य में रहेगा। या ऐसा पूछा जाएगा किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है या किस रंग का विचलन कम है, ठीक है, तो कम होता है। तथा कम तरंग दैर्घ्य वाले रंग का विचलन, ठीक ना, अधिक होता है। चूंकि 7 रंग का तरंग दैर्घ्य अलग अलग है, इसी कारण क्या होता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंग के, ठीक ना, विचलन भी अलग अलग होता है, जिस कारण हमें क्या होती है, 7 रंगों की रंगीन
पट्टी प्राप्त होती है। उसका विचलन भी अलग अलग होगा। मान लीजिए ये 5 फिंगर है, इसको मान लीजिए 5 कलर है 7 जैसा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर विचलन सब तरंगदैर्घ्य सबका एक रहेगा तो एक ही लाइन पे सब जाएगा, इस एक ही लाइन पे सब जाएगा, इस एक ही लाइन पे अगर सब जाएगा तो क्या होगा, कलर समझ में नहीं आएगा आपका, ठीक है। लेकिन क्या होता है, तरंगदैर्घ्य अलग होने के कारण विचलन अलग अलग होता है। तो कोई इधर से गया तो कोई यहाँ से जा रहा है, कोई यहाँ से। तो इस तरह से ये क्या, एक मान लीजिए 5 फिंगर है तो 5 ये कलर, तो क्या है इसका ये क्या बना, एक पट्टी टाइप का, ये 5 कलर आपको दूर से दिखेगा। तो इस तरह से एक रंगीन पट्टी बन जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं कि इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष बनता कैसे है। तो इंद्रधनुष आपको जब भी दिखेगा तो क्या होगा, वर्षा के बाद यानी बारिश होने के बाद आपको इंद्रधनुष दिखेगा। तो ऐसा होता क्यों है कि जब भी वर्षा होने के बाद, ठीक है, यानी बारिश होने के बाद हम सूर्य जिधर और सूर्य रहता है उसके ओर पीठ करके जब खड़े होते हैं तो हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। ऐसा होता है क्यों, क्योंकि जब जल का कण यानी जब बारिश होता है तो जल का जो कण होता है जब वो वायु में निलंबित होता है तो जो श्वेत प्रकाश होती है, जो किरण होती है सूर्य की, जब उस जल के जो बूंद से होकर जाती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। मतलब वो जल का बूंद क्या है, वो प्रिज्म जैसा व्यवहार करती है। जो निलंबित जल का जो बूंद होती है हवा में, वो प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है और जब उससे किरण गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। तो वो इंद्रधनुष बन जाता है। तो चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। तो वर्षा होने के, ठीक ना, होने के बाद जब कभी हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, सूर्य की ओर पीठ करके खड़े का मतलब कि हमको सूर्य अगर जिधर है ठीक उसके अपोजिट में इंद्रधनुष बनेगा। तो हमको क्या होगा कि हमको सूर्य की ओर पीठ करके अगर खड़े रहेंगे तभी हमको इंद्रधनुष दिखेगा। और सूर्य की ओर दिखेंगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सूर्य के ठीक अपोजिट में बनेगा। उसकी किरण उधर साइड जाएगी, उसके अपोजिट में जाएगी, विपरीत दिशा में जाएगी। तो हम इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष बनने का कारण, ठीक ना, वर्षा के बाद क्या होता है, इंद्रधनुष बनने का कारण वर्षा के बाद असंख्य बूंद का मौजूद होना होता है, ठीक है। समझिए यहां से कि जी वर्षा होने के बाद जब कभी हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्यों होता है, इंद्रधनुष बनने का कारण वर्षा के बाद वायु में असंख्य बूंद, ठीक ना, बूंदे मौजूद होती है, ठीक होना। वर्षा की बूंदे जब वायु में निलंबित रहती है तो यह प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति, प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है। अतः जब इन बूंदों से सूर्य का प्रकाश, ठीक ना, गुजरता है तो यह 7 रंगों में क्या होता है, बंट जाता है, 7 रंगों में बंट जाता है। इसी कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। 7 रंगों में बढ़ जाता है, इसी कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष के भीतरी कोण मतलब कि किनारा, भीतरी कोण में आपका बैगनी रहेगा और बाहरी कोण में मतलब कि किनारे में लाल रंग रहेगा, ठीक है। जैसा कि प्रिज्म में देखते थे, सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे बैगनी। अब आते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जब प्रकाश, ठीक ना, किसी कण पे पड़ के या किसी कण से टकरा के उसका अंश यानी अंश था क्या होता है, वो बिखर जाए, छितर जाए, ठीक है, उसका प्रकाश। तो इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है क्या कि प्रकाश के किसी कण पर, ठीक ना, पड़कर या टकरा कर उसके अंश यानी अंश विभिन्न दिशाओं में, जो अंश है विभिन्न दिशाओं में क्या बिखर जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में समझिए, ये आपतित प्रकाश, ये प्रकाश जा रही है, यहाँ पे कुछ इसके पथ में, जिस रास्ते से वो जा रही है उस रास्ते में, उस पथ में कुछ उसको कण मिला। जैसे हवा में जैसे धूल कण होते हैं, ठीक है, हवा में तो लाइट भी जा रही है, प्रकाश भी जा रही है। उसके बाद उसको जब हवा में धूल कण है, उस धूल कण से टकराएगी तो क्या होगी, ये बिखर जाएगी। अब कुछ बचा हुआ ठीक सामने निकलेगा तो ये प्रकाश का शेष भाग, ये जो बिखर गया इसी को बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो मुख्य बात ये हुई कि प्रकाश के प्रकीर्णन में जब प्रकाश किसी कण पर पड़ के टकरा कर, ठीक, उसके अंश जो बिखर जाते हैं उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के पथ पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, नोट पॉइंट में इसको याद कर लीजिएगा कि प्रकाश अपने पथ के धूल कणों से टकरा कर बिखर जाता है तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है। होता क्या है,
प्रकाश के पथ जब धूल कण से टकराते हैं तो प्रकाश का पथ हमको दिखाई देता है। इसका एक एग्जांपल समझिए कि जब भी कभी हम रात में बाइक चलाते हैं तो बाइक का क्या हेडलाइट ऑन करके चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हवाएं चलती हैं तो धूल कण भी आते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक फोकस टाइप का बनता है कि जब बाइक का हेडलाइट ऑन रहता है तो प्रकाश का पथ यानी प्रकाश हेडलाइट से निकलती है और उस पथ में जो भी धूल कण आते हैं उससे टकराते हैं तो पथ हमको प्रकाश का पथ यानी रास्ता दिखता है, उसमें दिखता होगा प्रकाश एक फोकस जैसा ठीक दिखता है। ये हो गया। या तो दोपहर के समय कहीं से रूम में अगर कहीं से सूर्य का अगर लाइट हो आता है वो हमको दिखता है क्या, उसमें धूल कण लगता है उसमें घूम रहा है, तो वो धूल कण तो वो क्या होता है उसका रास्ता या पथ दिखता है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि प्रकाश के विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन कैसे होता है कि प्रकीर्णन जो है प्रकाश का वो निर्भर करता है कण के आकार पर। अगर छोटा कण है तो कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, अगर कण बड़ा है तो श्वेत में प्रकाश में ठीक ना वो सभी अवयवों का प्रकीर्णन हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है ठीक ना, ये कण के आकार पर निर्भर करता है। बहुत ही सूक्ष्म यानी अगर छोटा आकार का अगर कण हो तो कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। मतलब कि अगर कण का साइज छोटा हो तो जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा ठीक है उसका प्रकीर्णन होगा। अतः जब श्वेत प्रकाश ठीक कणों पर पड़ता है यानी जब श्वेत प्रकाश कण पे पड़ता है तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का अर्थात जैसे नीला रंग का प्रकीर्णन होने लगता है, नीले रंग का होगा, बैंगनी रंग का होगा, ये सब कहाँ होने लगेगा क्योंकि श्वेत प्रकाश जब छोटे कण पर पड़ता है ठीक है तो किसका प्रकीर्णन होगा, नीले रंग का होगा, बैंगनी रंग का होगा, ये सब जो रंग है उनका परिकीर्णन होगा। लेकिन यदि कणों का आकार बहुत बड़ा हो ठीक यह प्रकाश के सभी अवयवों का प्रकीर्णन करने लगता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये बड़ा है तो सब टकराएगा, तो ये क्या होता है सभी अवयवों का प्रकीर्णन करने लगता है जब प्रकाश का कण बड़ा हो। यही कारण है कि धुएं का कण ठीक ना आकार में बहुत छोटा होता है, जो धुआं का कण होता है ठीक है जो धुआं उठता है उसका जो कण होता है आकार में बहुत छोटा होता है, जिसके कारण ये क्या दिखता है ये हल्का नीला दिखता है। कैसा दिखता है हल्का नीला, क्योंकि जब छोटा कण हो तो क्या होता है कि कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसी कारण धुआं हमको क्या हल्का नीला दिखता है। जबकि बादल क्या होता है बादल कणों का आकार बड़ा होता है, इससे बादल में जो कण का आकार होता है जो जल का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, जिसके कारण वो कैसा दिखता है श्वेत दिखता है, मतलब वो सफेद दिखलाई देता है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रकीर्णन है वो कण के आकार पर निर्भर करता है। अगर छोटा कण है तो कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, अगर कण अगर बड़ा है तो प्रकाश का जो प्रत्येक अवयव है उस सब का प्रकीर्णन होगा ठीक है। इसी कारण क्या होता है कि धुआं का कण छोटा होता है, इस कारण वो नीला दिखाई देता है, और बादल में मौजूद ठीक ना जो जल का जो बूंद होता है उसका आकार बड़ा होता है, जिसके कारण आकाश हमें श्वेत दिखाई देती है, कभी कभी वो भी नीला दिखाई देती है। अब देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट कहेंगे किसको, ये भी एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है कि किसी कोलाइडी ठीक है किसी कोलाइडी बिलियन से जब प्रकाश के कण ठीक ना निलंबित कणों से टकराते हैं, जो प्रकाश के कण है जो उसमें मौजूद रहेगा निलंबित कण उससे जब टकराता है तो प्रकीर्णन की घटना होती है। ऐसे को क्या कहते हैं इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं, इसको क्या कहते हैं टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी जो हम इसको पढ़े हैं कि प्रकाश के विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन और टिंडल इफेक्ट के बारे में देखें तो इसको एक प्रयोग के द्वारा देखते हैं ठीक है। कोलाइडी बिलियन जैसे कि दूध हो जाएगा तो इसको एक प्रयोग द्वारा देखते हैं इसी चीज को। तो प्रयोग में होगा कि एक कांच का बर्तन लेंगे ठीक है लगभग 20 सेंटीमीटर, और उसमें पानी को भर देंगे और उसमें कुछ दूध का बूंद डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे इस जो कांच के बर्तन में पानी और जो दूध का मिश्रण है उसमें क्या करेंगे एक ओर से हम टॉर्च को बारेंगे ठीक है, टॉर्च को जलाएंगे। तो होगा क्या कि टॉर्च के जो नजदीक रहेगा वो हमको नीला दिखाई देगा, और जो अंतिम छोर होगा उस बर्तन का कांच के बर्तन का वहां पे नारंगी और लाल दिखाई देगा। और दूसरे छोर से अगर हम टॉर्च की ओर देखते हैं ठीक है, मान लीजिए इधर से टॉर्च है
और इधर से हम देखते हैं तो ये टॉर्च हमको लाल दिखाई देता है। ठीक है, और यही कारण होता है कि प्राकृतिक में भी हमको बादल, हम लोग को आकाश नीला दिखाई पड़ता है, और सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमको लाल दिखाई पड़ता है। तो इसको और अच्छे से भी समझते हैं। देखिए, एक कांच का लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी भर लिया लेंगे और दूध के कुछ बूंद डालकर, ठीक है ना, एक तरफ उसमें टॉर्च जलाते हैं और हम पाते हैं कि दूध और पानी का मिश्रण का रंग का दूरी बढ़ने पर क्या होता है कि उसका रंग बदलने लगता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक कांच का ले लिए, ठीक है, बर्तन, उसमें पानी और दूध को मिला दिए हैं, टॉर्च बारते हैं, तो क्या होता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ता है वैसे वैसे इसका रंग अलग होते जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख पढ़ रहे हैं कि मिश्रण का रंग दूरी बढ़ने पर क्या होता है, बदलने लगता है। जैसे यहाँ पर नीला है और सबसे अंतिम में नारंगी लाल दिखेगा, बदलने लगता है। टॉर्च के पास मिश्रण का रंग नीला होता है। जैसे देख रहे हैं कि टॉर्च के पास यहाँ पे क्या है, नीला है, और अंतिम छोर पर मिश्रण का रंग कैसा है, नारंगी और लाल। यहाँ देखिए, नारंगी और लाल है अंतिम छोर पर दिखाई देता है। और दूसरी छोर से टॉर्च को देखने पर, दूसरी छोर से कहने का मतलब, अगर यहां से हम, ठीक है, ये आंखें, अगर यहां से हम टॉर्च को देखते हैं, ठीक है, यहां से अगर हम टॉर्च को देखते हैं तो क्या होता है, दूसरी ओर से अगर टॉर्च को देखते हैं तो टॉर्च हमको लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि अंत में केवल प्रकाश के लाल रंग का ही अवयव बच जाता है, क्योंकि अंत में सिर्फ लाल रंग ही बचता है, बाकी सबका आपका प्रकीर्णन हो जाता है। और अब देखते हैं कि प्राकृतिक में, ठीक ना, इसी घटना के कारण आकाश हमको नीला दिखाई पड़ता है और सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। इसको समझिए, आकाश क्या होता है, मान लीजिए ये आपको समझ में आ गया होगा, आकाश नजदीक होता है और सूर्य क्या होता है, उससे दूर होता है। आकाश नजदीक होता है और सूर्य उससे दूर होता है। तो यहां पे एक आदमी है, ठीक, ठीक है, ये एक आदमी है, मान लीजिए कि ये आपका बादल है, ठीक। सूर्य क्या होता है, सूर्य तो और दूर होता है, ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है। तो अभी पढ़ रहे हैं कि क्या दूरी बढ़ने पे क्या होता है, उसका रंग भी बदलता है और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखिए, पहले जब बादल से आएगा तो जो क्लोज रहेगा, ठीक है, जो नजदीक रहेगा, ठीक है, तो ये इसके मुकाबले में यहाँ पे जल्दी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रकीर्णन में क्या होगा कि सभी रंग का बदलने में क्या होगा, दूरी कम लगेगा। तो यहाँ पे नीला, ठीक है, क्या होगा कि यहाँ पे नीला में ही आपको पहुंच जाएगा, मतलब कि आकाश हमको नीला दिखेगा। लेकिन अगर सूर्य की बात करते हैं, सूर्य का दूरी बहुत अधिक है। सूर्य से लाइट को आते आते इतना दूरी होता है कि इससे पहले, यानी जो लाल रंग से पहले जितने भी रंग है उस सब का प्रकीर्णन हो जाता है और अंत में बच जाता है लाल रंग, ठीक है। तो लाल रंग बच जाता है। तो जब हम यहाँ से देखते हैं तो सूर्य हमको उदय या सूर्यास्त के समय क्या होता है, लाल दिखता है। लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता, यहाँ क्या होता है, और भी बचा हुआ रहता है, लेकिन उससे पहले ही हमको क्या होता है, नीला कलर यहाँ पे आता है। तो नीला कलर आकाश हमको नीला दिखाई पड़ता है, समझ गए। तो यही इसीलिए बोलते हैं कि प्रकाश, ठीक ना, प्राकृतिक में इसी घटना के कारण आकाश हमें नीला एवं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ठीक है, आकाश सूर्य हमको लाल दिखाई पड़ता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को क्या करें कि थोड़ा सा रोक रोक के स्क्रीनशॉट लेते रहे ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत हो। तो आज का ये टॉपिक खत्म होता है और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक और बचा हुआ है, 1 2 और कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अगले वीडियो में ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 4 में हम लोग चलेंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो और बनेगा, तो अगले वीडियो को देख लेंगे, ठीक है।